दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के साथ साथ राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसका पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। आपको बताना है किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा या संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, किसी राज्य का विधान परिषद दोस्तों संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिनमें उच्च सदन विधान परिषद होता है। दोस्तों विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका सृजन या समापन किया जा सकता है और विधान परिषद के सृजन या समापन का कार्य संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा किया जाता है। और विधान परिषद से संबंधित प्रावधान आप जानते हैं अनुच्छेद 169 यानी अनुच्छेद 169 के तहत दिए गए हैं। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व है, यानी किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी कितना। तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन ए है लोकसभा के 20% सदस्यों से, लोकसभा के 10% सदस्यों से, लोकसभा के 15% सदस्यों से या फिर लोकसभा के 25% सदस्यों से। दोस्तों सही उत्तर है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। दोस्तों मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई थी और प्रधानमंत्री जो होता था वो अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता था। लेकिन दोस्तों देखिए 91 यानी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के संविधान में फेडरल यानी संघीय शब्द कहाँ वर्णित है। ऑप्शन है प्रस्तावना में, भाग 3 में, कहीं भी वर्णित नहीं है या अनुच्छेद 368 में। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात ये कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो याद कर लीजिए भारत का जो संविधान है वो इसमें भारत की प्रकृति या भारत जो है वो राज्यों का संघ है। यहाँ पर फेडरल शब्द या संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है देखिए, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो उत्तर है दोस्तों संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। दोस्तों संसद के सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक तो बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन और एक शीतकालीन सत्र होता है। दोस्तों प्रत्येक सत्र की बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आप जानते भी हैं मूल संरचना या आधारभूत संरचना की अवधारणा संविधान में जो जिस वाद के तहत निर्धारित की गई या प्रतिपादित की गई वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। दोस्तों
केशवानंद भारतीवाद में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था और इसमें ये कहा गया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन और परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, संविधान की मूल संरचना या आधारभूत संरचना की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1976 में। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भारत का संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? दोस्तों, मूल संविधान में जो था भारत को देखिए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए, भारतीय संविधान जो था ये मूल संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था, लेकिन बाद में इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन या जनहित रक्षक का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, केरल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी केरल। केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन के कार्यों की निगरानी के लिए ओम्बुड्समैन रूपी संस्था कार्यरत है। और दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और यह इस समय एक 7 सदस्यीय संस्था है, लेकिन 2001 में केरल पंचायत राज अधिनियम में संशोधित करके इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया है और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका जो है प्रमुख बनाया जाता है। तो भारत में केरल राज्य में स्थानीय स्वशासन के लिए ओम्बुड्समैन संस्था गठित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित करने के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसके यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इस दिन रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा भी फहराया गया था। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव, महात्मा गांधी या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। और आप जानते हैं, बाबा साहब ने संविधान में अपने महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया और संविधान की धाराओं की व्यवस्था उन्होंने की और इसके लिए उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मनु जो है प्राचीन भारतीय विधिवेत्ता माने जाते हैं। उसी प्रकार बाबा साहब ने आधुनिक संविधान की रचना की थी, इसलिए इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिए, भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने कहा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। दोस्तों, सिरोल लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स के विदेशी मामलों के संवाददाता थे और अपने भारतीय प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे।
तो सही उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका सही है। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति के थे। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक थे। दोस्तों इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश के या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया था। और इसके अलावा इन्होंने जो है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है। ऑप्शन है आपके 2 माह तक, 3 वर्ष तक, संसद की कार्यवधि तक या अनिश्चित काल तक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। दोस्तों एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों द्वारा यानी संसद द्वारा इस वित्तीय उद्घोषणा को अनुमोदित कर दिया जाता है अगर जो, तो ये वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाए। तो याद रखिएगा ये वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जो है घोषित रह सकता है या प्रभावी रह सकता है जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किन नेताओं के बारे में या किन राजनेताओं के बारे में बताती है। तो दोस्तों लाल बाल पाल की तिकड़ी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तिकड़ी थी। दोस्तों ये तिकड़ी जो है ये स्वतंत्रता के लिए उग्र तरीकों या उग्रवादी तरीकों की पक्षधर थी और इन्हें वास्तव में गरम दल के नेता कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा का संबंध M.N. राय से है। M.N. राय जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय है दोस्तों, ये वैज्ञानिक मानववाद या उग्र मानववाद के समर्थक रहे हैं। दोस्तों M.N. राय का जो वैज्ञानिक मानववाद है इसको नव मानववाद की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों M.N. राय का मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र है और नव मानववाद स्वतंत्रता की अनंत संभावनाओं में आस्था रखता है। दोस्तों नव मानववाद के द्वारा M.N. राय ने गांधीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, भारतीय वेदांत दर्शन, साम्यवादी विचारधारा के आर्थिक नियतिवाद, इन सब सिद्धांतों की आलोचना की है। दोस्तों वैज्ञानिक मानववाद या नव मानववाद की अवधारणा M.N. राय द्वारा प्रतिपादित की गई है। इसमें ये मानते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होता है और नव मानववाद स्वतंत्रता की अनंत संभावनाओं में आस्था रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की कृति है, इसमें सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है 32, 33, 34 या 35। तो सही उत्तर है दोस्तों कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन, शिल्पकला अनेक विभागों में बांटा जाना चाहिए और उनका मानना है कि प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष भी होना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभागों की कुल संख्या 34 मानी गई है या 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति में क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए संधि, यान,
मैत्री या विग्रह। तो दोस्तों कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया था और उसका जो संपूर्ण दर्शन है या जो विचारधारा है वो राज्य की सुरक्षा और उसके शक्ति वृद्धि के लिए है, आप जानते हैं। दोस्तों कौटिल्य ने षाडगुण्य नीति यानी 6 फोल्ड थियरी का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार इसके प्रमुख तत्व संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव हैं। तो याद रखिएगा कौटिल्य के षाडगुण्य सिद्धांत जो कि विदेश संबंधों पर आधारित है, इसके 6 अंग संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव हैं। इसमें मैत्री शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, आपको बताना है। तो दोस्तों कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र है। दोस्तों अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है और इसमें मूल रूप से राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। ये एक प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी प्रकृति जो है उपदेशात्मक और सलाहकारी है। दोस्तों अर्थशास्त्र या प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र या शासन कला पे ये महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अर्थशास्त्र नाम से आप इसको इकोनॉमी का बुक मत मानिएगा। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र का विषय राजनीति और शासन कला है। दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में। तो दोस्तों अर्थशास्त्र 15 भागों में, 180 प्रकरणों में और 150 अध्यायों में विभक्त है। तो याद रखिएगा कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र जो है इसमें 15 भाग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी विश्वास करते थे। आपको बताना है कि गांधी किस में विश्वास करते थे। देखिए साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है, साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं, न तो साध्य साधनों की ओर ना ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं, और ऑप्शन डी है कि साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। तो दोस्तों गांधी जी या भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साध्य साधन पवित्रता में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि उचित साध्यों के लिए साधन भी उचित और न्याय संगत होने चाहिए। तो सही उत्तर है साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने साध्य साधन पवित्रता पर बल दिया है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो गांधी जी मैकियावेलियन राजनीति के विरुद्ध हैं। गांधी जी मैकियावेलियन राजनीति के से अलग विचारधारा रखते हैं। मैकियावेली कहता है कि साध्य उचित होने चाहिए, साधन तो उचित ही कहे जाएंगे, लेकिन गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता यानी न्याय संगतता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र दोस्तों 1848 में प्रकाशित हुआ था। ये मार्क्स की महत्वपूर्ण कृति है और दोस्तों इस घोषणा पत्र का साम्यवादी संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों साम्यवादी घोषणा पत्र का आरंभ इन शब्दों से होता है कि आज यूरोप को एक हवा आतंकित कर रहा है, वो है कम्युनिज्म का हवा। घोषणा पत्र के अंत में कहा गया है कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास संपूर्ण दुनिया है और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दोस्तों मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही कहा गया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए सारा संसार है। इसके अलावा दोस्तों ये घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है और इस घोषणा पत्र को साम्यवाद की बाइबिल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही क्या व्यक्त करता है। ऑप्शन देखिए, एक अल्पकालीन राज्य को, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को या फिर एक निरंकुश राज्य को। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए मार्क्स के अनुसार जो सर्वहारा की तानाशाही है
वो एक अल्पकालीन राज्य को दर्शाता है। अल्पकालीन राज्य इसलिए क्योंकि मार्क्स का मानना है कि राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है, यानी प्रारंभ से समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग हैप्स का यानी जिसके पास साधन है, और एक हैप्स नाट का जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो केवल अपने श्रम के बल पर अपना जीवन चलाता है। दोस्तों, मार्क्स कहता है कि राज्य अपने सभी रूपों में श्रमिक वर्ग को दबाए रखने का कार्य करता है, और जब सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी तो ऐसे समय में राज्य में सर्वहारा की तानाशाही आएगी और यह शासन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी मार्क्स का मानना है कि सर्वहारा की तानाशाही एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ये कथन किसका है? ऑप्शन है दोस्तों बेंथम, गैटिल, हेनरी मैन या डायल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी मैन। दोस्तों, सर हेनरी मैन का मानना है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। दोस्तों, हेनरी मैन ने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का भी समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया है? ऑप्शन देखिए, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, जे.एस. मिल या एडम स्मिथ। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किसने किया है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण उपयोगितावादी विचारक हैं। उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया था। इसके अलावा वह महिला मताधिकार और भारित मताधिकार का कट्टर विरोधी था। इसके अलावा वो गुप्त मतदान का समर्थक था, और गुप्त मतदान का समर्थन वो दो कारणों से करता है। पहला तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, और दूसरा व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, बेंथम के प्रिय शिष्य जे.एस. मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया था और खुले मतदान का समर्थन किया था। तो याद रखिए दोस्तों, राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहन जेरेमी बेंथम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, द फिलॉसफी ऑफ राइट, अधिकार का दर्शन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द फिलॉसफी ऑफ राइट ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, हेगल या ग्रीन। तो सही उत्तर है दोस्तों हेगल। द फिलॉसफी ऑफ राइट जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल की प्रमुख कृति है। दोस्तों, इस पुस्तक का प्रकाशन याद रखिएगा 1820 यानी 1820 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ राइट। और इस पुस्तक में हेगल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया है, और इसमें हेगल स्वतंत्रता की अवधारणा पर विस्तृत रूप से चर्चा करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हेगल की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और साइंस ऑफ लॉजिक तथा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफिकल साइंस है। इसके अलावा आप जानते हैं फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। तो द फिलॉसफी ऑफ राइट ये 1820 में दोस्तों हेगल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों जे.एस. मिल। जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा महिला मताधिकार का समर्थन किया गया है, और ये विचार उसके द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन यानी स्त्रियों की पराधीनता नामक पुस्तक में मिलता है। दोस्तों, मिल ने बेंथम के एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का खंडन किया था, और वो भारित मतदान की बात करता है, और वो कहता है कि जो लोग शिक्षित हैं और अधिक संपत्ति वाले हैं उनको बहुल मतदान यानी उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। तो ये कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पद यात्रा है? ये कथन दोस्तों हेगल का है। हेगल एक आदर्शवादी विचारक है, और हेगल का मानना है कि राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक होता है।
वह इसके आगे कोई पड़ाव नहीं है और हीगल की दृष्टि से राज्य ईश्वरीय है जो कोई भी गलती नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा, आदर्शवादी राज्य को जो है महिमा मंडित करते हैं और इसमें हीगल सर्वश्रेष्ठ है, वो राज्य को ईश्वर की पदयात्रा मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध का विचारक नहीं है? ऑप्शन देखिए, इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जॉन रॉल्स। तो सही उत्तर क्या है? आप जानते हैं दोस्तों, सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता के विचारक हॉब्स हैं, लॉक हैं और आधुनिक काल में जॉन रॉल्स भी एक समझौतावादी विचारक है। लेकिन देखिए, इमैनुअल कांट, दोस्तों इमैनुअल कांट सामाजिक अनुबंध के विचारक नहीं हैं। ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और इन्हें आधुनिक आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, कांट ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रबल समर्थक हैं और कांट की प्रसिद्ध पुस्तक परपेचुअल पीस 1795 में स्वतंत्र राज्यों के एक संघ के निर्माण का इसमें समर्थन किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक अनुबंध के विचारक इमैनुअल कांट नहीं हैं, जबकि हॉब्स, लॉक, रूसो और जॉन रॉल्स ये सामाजिक अनुबंध के प्रमुख विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के लिए रूप दर्शक का अवधारणा का अर्थ सिक्कों का निरीक्षक है। दोस्तों, रूप दर्शक सिक्कों के जो है निरीक्षण, यानी वो अच्छे हैं, असली हैं या नकली हैं, उनकी जांच करने के लिए रूप दर्शक नामक अधिकारी की व्यवस्था की जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई थी, आप जानते हैं। लेकिन पहले ट्रीटाइज यानी निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो ऑप्शन है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, सामाजिक संविदा का वर्णन, टॉमस हॉब्स की आलोचना या रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। दोस्तों, लॉक के द्वारा टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना की गई है, लेकिन पहले ट्रीटाइज या निबंध का प्रतिपाद्य विषय रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना की गई है। दोस्तों, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करते हुए लॉक ये कहता है कि ये दास्ता का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का पत्र है। और आप जानते हैं कि लॉक का मूल समझौता समाज को केवल परिमित शक्तियां यानी सीमित शक्तियां प्रदान करता है। ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में लॉक जो कहता है कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है सिविल गवर्नमेंट या नागरिक सरकार की स्थापना की जाती है। दोस्तों, लॉक ने राज शक्ति के दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है और रॉबर्ट फिल्मर दैवी सिद्धांत का समर्थक रहा है और इसी की आलोचना के फलस्वरूप जॉन लॉक ने पहले ट्रीटाइज की रचना की है। तो याद रखिएगा, पहले ट्रीटाइज या निबंध का प्रतिपाद्य विषय रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना रही है, यानी लॉक किसी भी प्रकार से राज्य के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामान्य इच्छा की अवधारणा या जनरल विल की अवधारणा क्या है? तो आप जानते हैं सामान्य इच्छा रूसो द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। ये कैसी है? गुणात्मक है, परिमाणात्मक है, आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से परिमाणात्मक, या न तो गुणात्मक और न ही परिमाणात्मक अवधारणा है। तो ये आपको बताना है कि सामान्य इच्छा की अवधारणा गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव है या परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव है। तो सही उत्तर है दोस्तों, रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है वो एक गुणात्मक अवधारणा है। दोस्तों, सामान्य इच्छा व्यक्तियों की उन इच्छाओं का, उन यथार्थ इच्छाओं का योग होता है, उन आदर्श इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या जन कल्याण होता है। दोस्तों, सामान्य इच्छा सच्चे अर्थ में तभी सामान्य हो सकती है जबकि उसका उद्देश्य और सार तत्व भी समान हो। दोस्तों, सामान्य इच्छा ही सभ्य समाज में स्वतंत्रता को स्थापित करने का उपाय है और सामान्य इच्छा मानव कल्याण की कुंजी है। तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण होता है, इसलिए ये एक गुणात्मक अवधारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या थी? देखिए, समाजवादी, पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक या ऐतिहासिक आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लॉक की प्राकृतिक अवस्था जो है ये पूर्व राजनीतिक थी। देखिए, लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन
प्राकृतिक नियमों या नेचुरल लॉज के तहत होता था और व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का इस्तेमाल करता था। लेकिन ये व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था थी और इसमें कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस नैतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तो इस व्यवस्था को या इसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ लोगों ने समझौते के द्वारा समाज की स्थापना की और फिर बाद में राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी। डनिंग एक विचारक हैं, उनका कहना है कि जिस प्राकृतिक अवस्था की लॉक द्वारा कल्पना की गई है वह प्राकृतिक सामाजिक के स्थान पर प्राकृतिक राजनीतिक अवस्था है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक अवधारणा है। अगला प्रश्न लॉक से ही संबंधित है। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता किसके किसके बीच संपन्न होता है? तो सही उत्तर है, लॉक के समझौता सिद्धांत में 2 समझौतों होते हैं। दोस्तों, लॉक के समझौता सिद्धांत या कॉन्ट्रैक्ट थियरी में दोस्तों इसके 2 समझौते होते हैं। पहला समझौता लोगों ने आपस में किया था। देखिए, जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौतों की बात करता है। पहला समझौता तो लोगों ने आपस में किया था, जबकि दूसरा समझौता जनता और संप्रभु के बीच होता है। पहले समझौते के द्वारा एक सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज की स्थापना होती है और दूसरे समझौते के द्वारा सरकार की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्पकालिक है? ऑप्शन है मैकियावेली, हाब्स, लॉक और रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन हाब्स का है। थॉमस हाब्स ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प होता है। दोस्तों, हाब्स जो है 16वीं सदी का एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है और उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की प्रकृति के बारे में वर्णन किया है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पाशविक और अल्पकालिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर या सभ्य जंगली की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर है जे रूसो ने। दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर या सभ्य जंगली की अवस्था रूसो ने दिया है। रूसो प्राकृतिक अवस्था में जो है मानता है कि मनुष्य भला और असभ्य जीव था। वो आनंदमय जीवन बिताता था, उसका जीवन स्वतंत्र था और वो संतुष्ट था और उसे उसने नोबेल सेवेज की जो है संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर या सभ्य जंगली की संज्ञा रूसो ने दी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि यह एक सर्वोच्च समुदाय है? ऑप्शन देखिए, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या बोधा। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन जो है अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि एक सर्वोच्च समुदाय है और राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी? वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये किस विचारक का कथन है? तो उत्तर है दोस्तों, ये कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ये 1966 की पुस्तक है और इस पुस्तक में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और यह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संप्रभुता से संबंधित है। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, प्रोफेसर हॉलैंड, बेंथम या जॉन ऑस्टिन। दोस्तों, ये सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने बल प्रयोग को कानून का आवश्यक तत्व माना है और कानूनी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है, जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आपको बताना है। जॉन ऑस्टिन की न्यायशास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक, आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है एंजेल्स के द्वारा, प्रोधा के द्वारा, लेनिन के द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, कुछ कृतियां मार्क्स और उसके साथ ही एंगेल्स ने एक साथ मिलकर लिखी हैं। तो इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। आप जानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र जो 1848 में प्रकाशित हुआ था, इसकी रचना मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर की थी। दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। इसके अलावा दोस्तों द होली फैमिली यानी पवित्र परिवार भी मार्क्स और एंगेल्स ने संयुक्त रूप से लिखा है। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा मानव विवेक में आस्था रखती है? समाजवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या फासीवाद? तो सही उत्तर है दोस्तों, मानव विवेक में आस्था रखने वाली विचारधारा उदारवाद है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक है और लॉक का मानना था कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। तो सही उत्तर है मानव विवेक में आस्था रखने वाली विचारधारा उदारवाद है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म। देखिए वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लास्की, बेंथम, मिल और स्पेंसर। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। तो याद रखिए ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं स्पेंसर, और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन किया है? तो सही उत्तर है रूसो। दोस्तों रूसो जो हैं ये इनके समझौते के अनुसार एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसमें राज्य, जनता, संप्रभु, नागरिक, प्रजा आदि, जिसको वो सब कुछ कहता है। सामान्य इच्छा को वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। वो कहता है कि सामान्य इच्छा पर आधारित जो है समाज है राज्य, और रूसो की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है, प्रतिनिधि मूलक राज्यों में नहीं। तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकप्रिय संप्रभुता, इन सब का जनक जो है रूसो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था या मॉडर्न पार्टी सिस्टम का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मॉडर्न पार्टी सिस्टम का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या बेल्जियम। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। देखिए आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अमेरिकी संविधान के संघवादी स्वरूप को लेकर संघवादी और संघ के विरोधी विचारधारा के आधार पर दो दलों का गठन हुआ था। इनको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी कहा जाता है। दोस्तों इनकी स्थापना से ही आधुनिक दलीय व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। लेकिन एक बात और है कि दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले यूरोपीय देश ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन उन्हें आधुनिक दल व्यवस्था का प्रतिनिधिकर्ता या समर्थक नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका हो जाएगा कि आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे, और ये निर्वाचन जो थे प्रांतों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया था। दोस्तों भारत की जो प्रस्तावित संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे, 292 भारतीय प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, और चार जो सदस्य होते थे ये चीफ कमिश्नरी प्रांतों से होने थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, इसके लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का जो है
प्रारंभ किया था या स्थापना की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही शासन व्यवस्था या डिक्टेटरशिप की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, जर्मनी में जो हिटलर था उसने तानाशाही शासन की स्थापना की थी और उसने हिटलर के नेतृत्व में दोस्तों एक नाजीवादी पार्टी या नाजी पार्टी की सरकार बनी थी। हिटलर ने राज्य को सर्वोपरि मानकर निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही और तानाशाही। तो सही उत्तर है दोस्तों संसदीय सरकार। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। इसका एक नाम कैबिनेट गवर्नमेंट या मंत्रिमंडलीय सरकार भी है। और दोस्तों संसदीय व्यवस्था में विधायिका यानी जो हमारी कानून निर्मात्री सभा है और कार्यपालिका, इनके मध्य समन्वय और सहयोग पाया जाता है। तो इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है देखिए, परंपरा और रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं और विधानमंडल। तो सही उत्तर है दोस्तों, कानून के सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल हैं, क्योंकि कानूनों का निर्माण विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के द्वारा होता है। लेकिन यदि संपूर्ण रूप से बात की जाए तो कानून के स्रोत में परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां, कानूनी टीका टिप्पणी, ये सब आते हैं, लेकिन सर्वमान्य स्रोत इसका विधानमंडल होता है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, सबसे पहले जर्मन लेखक ऑटो वान गियरके और मेटलैंड, जो कि एक ब्रिटिश लेखक थे। तो याद कर लीजिए, ऑटो वान गियरके एक जर्मन लेखक थे और ब्रिटिश लेखक मेटलैंड ने बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद कर लीजिए, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑटो वान गियरके और मेटलैंड ने किया था। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और क्यूबा में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्यूबा में। दोस्तों क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक दलीय शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था पाई जाती है। वहाँ पे केवल एक दल, कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखिए, जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता के एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है ऑस्टिन। ऑस्टिन प्रमुखतः न्यायशास्त्र का विचारक है और इसे एकलवादी संप्रभुता का प्रमुख विचारक माना जाता है। ऑस्टिन कहता है कि प्रभुसत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश समाज स्वभाव से करता है, लेकिन वह स्वयं इस ढंग से किसी की आज्ञा नहीं मानता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन ने किया है। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता की एकलवादी धारणा का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है, आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध पुस्तक आइजिया बर्लिन के द्वारा लिखी गई है और ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में आइजिया बर्लिन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, द पावर ऑफ आइडियाज़, द पावर ऑफ स्टडी ऑफ मैनकाइंड और कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज हैं। तो याद कर लीजिए, आइजिया बर्लिन ने 4 एसेज ऑन लिबर्टी लिखा था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, द पावर ऑफ आइडियाज़ और द पावर स्टडी ऑफ मैनकाइंड हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो सही उत्तर है दोस्तों, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के विकास को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न मैं स्टार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं में पूछ चुका है। आपको बताना है कि सही कालानुक्रम क्या है। प्राच्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य और राष्ट्र राज्य।
तो दोस्तों आपके लिए बता दें कि सबसे लास्ट में राष्ट्र राज्य की अवधारणा आती है, यानी नेशन स्टेट की अवधारणा सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य की आती है, प्राच्य के बाद यूनानी नगर राज्यों की, फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य की आती है, और लास्ट में जो है राष्ट्र राज्य की अवधारणा आती है। तो याद रखिएगा, राज्य के विकास का सही कालानुक्रम पहले प्राच्य साम्राज्य, फिर यूनानी नगर राज्य, उसके बाद रोमन साम्राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यानी प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। वो कहते हैं कि अधिकार हमारे जीवन की वे अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, और अधिकारों के बिना मानव अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। और लास्की कहते हैं कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार देता है, उन्हीं के आधार पर राज्य की पहचान होती है कि वो राज्य अच्छा है या बुरा है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों नगर राज्य या सिटी स्टेट की अवधारणा प्राचीन यूनान से संबंधित है। आप जानते हैं नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था, और प्राचीन काल में या प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, इसलिए यूनानी या प्राचीन यूनानी राज्यों का नाम नगर राज्य था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट किसने कहा है? तो विचारक हैं आशीर्वादम। डॉक्टर एडी आशीर्वादम ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा सही है? देखिए, पहला कथन है कि राज्य अपने आप में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, और राज्य न तो साधन है न साध्य। तो दोस्तों राज्य के संबंध में, स्वरूप के संबंध में विचारकों के अलग अलग विचार हैं। कोई विचारक राज्य को साध्य मानते हैं, कुछ साधन मानते हैं। देखिए, आदर्शवादी विचारक जो हैं वो राज्य को साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक राज्य को साधन की संज्ञा देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा कि राज्य साधन और साध्य दोनों है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य साध्य और साधन दोनों है। आदर्शवादी राज्य को साध्य और मानवीय विवेक के पंडित मानते हैं, वहीं उदारवादी राज्य को एक साधन मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सुप्रीम पावर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या या संप्रभुता। तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभुता या सॉवरेनिटी। आप जानते हैं कि संप्रभुता राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है, और संप्रभुता के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सुप्रीम पावर माना जाता है। और बोदा, जिसने कि संप्रभुता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, उन्होंने संप्रभुता की परिभाषा दी है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति है जो कि विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि ये किसने कहा है कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, ये राजनीति का विषय है। ऑप्शन है आपके लासवेल, लास्की, डेविड ईस्टन और आलमंड। तो सही उत्तर है दोस्तों, कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, ये राजनीति का विषय है। ये परिभाषा लासवेल की है। लासवेल की पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ। ये 1936 में लिखी गई थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजनीति का विषय है कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। एक प्रश्न है, देखिए, एक पुस्तक है महत्वपूर्ण, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है रॉबर्ट नाजिक, D.L. हाबमैन, गुन्नार मेर्डल और जॉन गुंटर। तो सही उत्तर है दोस्तों, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक गुन्नार मेर्डल के द्वारा 1960 में लिखी गई थी। तो याद रखिए, गुन्नार मेर्डल एक स्वीडिश अर्थशास्त्री यानी स्वीडन के रहने वाले अर्थशास्त्री थे। इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
और बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट 1960 में लिखी गई इनकी रचना महत्वपूर्ण रचना है। गुन्नार मेडल की एक प्रमुख रचना एशियन ड्रामा भी है। और एक प्रश्न और आता है कि भारत को सॉफ्ट स्टेट या मृदु राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो उत्तर है दोस्तों गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट या मृदु राज्य की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को कब निर्धारित किया था? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950 या 1951। तो उत्तर है ऑप्शन ए 1948। दोस्तों, परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने के लिए यूएनओ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति वैज्ञानिकों का सम्मेलन किया गया और इसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ विषयों को शामिल किया गया, जैसे सिद्धांत यानी राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह, लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यूनेस्को द्वारा राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सितंबर 1948 में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। देखिए, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है ये परिभाषा दोस्तों पॉल जैनेट की है। देखिए, पॉल जैनेट की परिभाषा है जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों यानी राज्य के तत्व और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो याद रखिएगा पॉल जैनेट की परिभाषा है। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट आज का है दोस्तों, इसका अंतिम प्रश्न है कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है आनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति या संवैधानिक प्रधान। तो दोस्तों सही उत्तर है संवैधानिक प्रधान। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है, क्योंकि देश स्तर पर यानी राष्ट्र के स्तर पर देखा जाए तो जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान जो है केंद्र में वो प्रधानमंत्री होता है और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। और ये संसदीय शासन व्यवस्था में ये विशेषता पाई जाती है कि राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट चालू किया है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। इससे एक तो आपकी तैयारी होगी और दूसरा आप रिवीजन कर लेंगे, साथ ही साथ इससे आपका मूल्यांकन भी हो सकता है। इसके अलावा आपसे जो 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो के दौरान, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये जो प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हैं इनको तैयार करना है, ताकि आप अगली परीक्षा में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।